Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। अगर आपने पहले इस YouTube चैनल पर कभी कोई टेस्ट नहीं किया है तो इस हिंदी के टेस्ट को ज़रूर करके जाइए। पूरे ही 30 क्वेश्चन जैसे रीट में आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी प्रकार से प्रश्नों का समावेश किया गया है। RBSC की पुस्तकों से ये टेस्ट बनाया गया है। टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आपके, इनमें से कौन सा समूह असंगत है? योगी का जोगी, शार का खार, अनार्य का अनाड़ी और एकत्र का भीड़। यहाँ पर आपको उस समूह का चयन करना है जो कि असंगत है। देखिएगा, अब ये जो विकल्प दिए गए हैं ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से दिए गए हैं। किसकी दृष्टि से? तत्सम तद्भव की दृष्टि से। अब बहुत से छात्र कहेंगे कि सर तत्सम तद्भव तो टॉपिक हट गया है, तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट में हटा है, लैंग्वेज सेकंड में तत्सम तद्भव का टॉपिक है हिंदी में, इसलिए मैंने उस टॉपिक के इस प्रश्न को शामिल कर लिया है। देखिए, योगी का जोगी ही होता है, शार का खार, शार देखो तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? खार। अनार्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है अनाड़ी। मतलब ये तीनों तो संगत है, लेकिन एकत्र एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है मित्रों इकट्ठा। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये क्या है हुआ? गलत हुआ, असंगत हुआ। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 1 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। संधि की दृष्टि से शुद्ध है। संधि की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है। निर प्लस आश्रय निराश्रय, स्व प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आलय पित्रालय, इति इत्य प्लस आदि इत्यादि। तो यहाँ पर आपको उस विकल्प को देखना है मित्रों जो संधि की दृष्टि से आपको शुद्ध दिखता है। देखेंगे आपका कौन सा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। पितृ प्लस आलय बराबर शब्द बन जाता है पित्रालय। यहाँ पर देखिए पितृ, री के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो री के बाद असमान स्वर आता है तो री का रे बन जाता है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर शब्द क्या बचा? पित, और इधर क्या है? आलय, आ लय। तो यहाँ पर तय और रे जुड़ करके त्रय बन जाते हैं। तो शब्द त्रय में अब आलय का आ जुड़ जाएगा त्रय में, क्योंकि दोनों में अलंत लगा होगा। तो ये एक यण संधि का शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध है। बाकी स्व प्लस आगत नहीं होता है, सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत, ये भी यण संधि का विकल्प है। निर प्लस आश्रय नहीं होता है, शब्द होता है निह प्लस आश्रय, ये विसर्ग संधि का है साथियों। इत्य प्लस आदि नहीं होता है, ये होता है इति प्लस आदि, बराबर शब्द क्या बन जाएगा? इत्यादि, ये भी यण संधि का है। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से गलत विलोम शब्द को चुनिए। नापित का नाई, भेद का विभेद, फल का सफल और जरा का शैशव। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? गलत विलोम शब्द को नहीं, सही विलोम शब्द को चुनिए, ऐसा था क्वेश्चन। क्योंकि गलत तो 3 है और 1 ही सही दे रखा है। तो अगर जो यही क्वेश्चन रहे तो फिर इसमें 3 विकल्प सही मानेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करके सही कौन सा करना है कि जो सही विलोम शब्द है उसका चुनाव करना है। देखिएगा, नापित और नाई ये तो तत्सम तद्भव है, नापित तत्सम है, नाई तद्भव है, तो ये अशुद्ध हो गया। भेद और विभेद, ये भी भेद और विभेद तो दोनों एक ही चीज़ होती है, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। फल का सफल, फल का सफल थोड़ी होता है साथियों, सफल का तो असफल होता है, तो ये गलत हो गया। लेकिन जो जरा का शैशव है, जरा का मतलब यहाँ पर बुढ़ापे से लिया जाता है और शैशव मतलब छोटे बच्चे से लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको शुद्ध देखना था, मैंने आपको बता दिया था, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस विग्रह में अविभाव समास नहीं है? कुछ नवीन तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो एक बार प्रश्न को अच्छे तरह से समझे और फिर उत्तर दे। विकल्प 1 है असल में, दूसरा है बिल्कुल साफ, तीसरा है अक्षी के आगे और चौथा है प्रेम का सागर। तो एक बार तो ये जो समास विग्रह हुआ है इनको हम सामसिक पद के रूप में जोड़ेंगे और फिर आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से विकल्प में अविभाव समास नहीं है। तो साथियों, असल में ये किसका समास विग्रह होता है? दरअसल का। किसका? दरअसल।
ये इसका समास विग्रह होता है असल में। बिल्कुल साफ, तो यहाँ पर साप साप, यहाँ पर ये इसका समास विग्रह होगा। अक्षी के आगे, अक्षी मतलब प्रत्यक्ष, इसका ये सामसिक पद रहेगा प्रत्यक्ष। फिर प्रेम का सागर, इसका बनेगा प्रेम सागर। तो मित्रों यहाँ पर देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो यहाँ पर का संबंध का के की, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी ये तीनों ही अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, इसलिए इसमें जो चौथा विकल्प है उसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। मित्रों 5वां क्वेश्चन, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है रेगिस्तानी इलाका, बिना काम की वस्तु, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु और एक स्वादिष्ट मिठाई। तो यहाँ पर एक मुहावरा आता है जो है बालू की भीत, इसका आपको अर्थ बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, याद रखिएगा। अगर याद नहीं है तो बालू की भीत का मतलब होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, उसको कहा जाता है बालू। बालू का मतलब यहाँ बालू रेत से लिया जाता है। जैसे बालू रेत की जो दीवार बनाते हैं समुद्र के किनारे, कई डिज़ाइनें बनती है और एक थोड़ा सा पानी अगर आ गया तो तुरंत नष्ट हो जाएगी, मतलब शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। थर्ड विकल्प सही है साथियों 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। आकाश बहुत विशाल है, आकाश बड़ा विशाल है, आकाश बड़ा ऊंचा है और आकाश बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है उसका चुनाव आपको करना है कि भाई ये जो 4 वाक्य दिए हुए हैं इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो मित्रों आकाश बड़ा विशाल है, बड़ा क्या होता है, बहुत होता है। आकाश बहुत विशाल है, यहाँ पर आकाश किसी लड़के का नाम नहीं है, आकाश मतलब अंबर, यहाँ पर आकाश उस अंतरिक्ष से लिया जाएगा यहाँ पर। तो आकाश बहुत विशाल है, बड़ा ऊंचा है या बड़ा दिखाई देता है, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प ही सही है 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन है, अरहर की रट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा करना, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना, अनमेल साधन जुटाना और धोखा देना। तो प्रश्न संख्या 7 में दी गई लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। तो साथियों इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो रहेगा अनमेल साधन जुटाना। अनमेल मतलब जिनका कुछ मेल ही नहीं हो, जैसे जो झोंपड़ी होती है, झोंपड़ी या फिर बांस या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियों से बनी जो घर होते हैं, आप यदि उनमें सोने का ताला बाहर लगाओगे तो वो चीज़ होती है अरहर की रट्टी और गुजराती ताला, मतलब अनमेल साधन जुटाना। तीसरा विकल्प आपका सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से असंगत विकल्प को चुनिए, कुलीन, कुफत, कुमार्ग और कुकर्म। तो असंगत विकल्प इनमें आपको कैसे देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कई सारे स्टूडेंट गलत करने वाले हैं साथियों। देखिए कुपथ, कुमार्ग, कुकर्म, इन तीनों में कु उपसर्ग लगा हुआ है, कु प्लस पथ, कु प्लस मार्ग, यहाँ पर कु प्लस कर्म। तो यहाँ पर देखिए कुपथ का मतलब क्या होता है, बुरा रास्ता, कु का मतलब बुरा से लिया जाता है, कुमार्ग मतलब बुरा मार्ग, कुकर्म बुरा कर्म। लेकिन कुलीन जो शब्द है, कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल वाला। इसमें साथियों कुल प्लस ईन से ये शब्द बना हुआ है, शब्द कुल प्लस ईन बराबर कुलीन शब्द बनता है, अर्थात इसमें कु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। मूल शब्द इसमें कुल और इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है, ये असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। तो 9वां क्वेश्चन, कौन सा विकल्प असंगत है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सपेरा। तो असंगत विकल्प का आपको चयन करना है कि इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है। इसमें भी आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा 9वें क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखिए चाचा प्लस एरा चचेरा होता है, मामा प्लस एरा ममेरा होता है, फूफा प्लस एरा फुफेरा होता है और सांप प्लस एरा सपेरा होता है। सभी में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन साथियों चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इन तीनों ये जो तीनों शब्द है ये संबंधवाचक शब्द है। कैसे शब्द है ये, संबंधवाचक, संबंध का बोध करा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये जो सपेरा शब्द है ये संबंधवाचक नहीं है, इसलिए आपका 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सपेरा असंगत है और यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर।
10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10 है, संज्ञा शब्द नहीं है, थकावट, रंगीला, उदारता और वीरत्व। मैंने कहा था बिल्कुल आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप टारगेट रखना 25 का। कौन कौन ईमानदारी से 25 करेगा, बिल्कुल ईमानदारी से बता कर जाना साथियों। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो जो थकान या थकना जो शब्द है उसमें आवट प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है थकावट। रंग जो शब्द है इसमें ईला प्रत्यय लगाने से शब्द बन जाता है रंगीला। उदार में ता प्रत्यय लगा हुआ है और वीर में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। वीरत्व, उदारता, थकावट तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके हैं? भाववाचक। लेकिन ये जो रंगीला शब्द है साथियों, रंगीला शब्द रंग शब्द से बना है। रंग एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अब जब आप इसमें इला प्रत्यय लगा देते हो तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाता है? रंगीला, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि ये एक विशेषण है। क्या है ये? रंगीला शब्द एक विशेषण है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मनोकामना, दुरावस्था, भागीरथी और प्रशंसा। तो अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। नया टॉपिक आपके जोड़ा गया है रीट एग्जाम में। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि कल जो पर्यावरण का टेस्ट लिया था उसमें कमेंट देखे थे कि सर ये जो पेपर है ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। तो उस पेपर में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लेवल 2 के डाल दिए थे साथियों। तो ऐसी कोई बात नहीं, इतने दिनों से लेवल 1 वालों के लिए ज़्यादा डाल रहा था, लेवल 2 वालों के लिए भी ज़रूरी है चीज़ें। देखिए अशुद्ध शब्द देखेंगे तो यहाँ पर मनोकामना एक अशुद्ध शब्द है। दुरावस्था बिल्कुल शुद्ध है। भगीरथ प्लस ई भागीरथी शुद्ध है। प्रशंसा शुद्ध है। लेकिन मनोकामना नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है मन है कामना। क्या होता है? मन है कामना। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है व्याकरण की दृष्टि से, जबकि बोलने में मनोकामना बोला जाता है, लेकिन ये अशुद्ध है मित्रों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्पविराम चिन्ह का और पूर्ण विराम चिन्ह का। तो प्रश्न संख्या 12 में सही विकल्प बताइए। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा पूर्ण विराम चिन्ह। क्या रहेगा? पूर्ण विराम चिन्ह आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वाक्य अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य जहाँ पर समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से लगा दिया जाता है। आपका चौथा विकल्प 12वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो आपके 13वां क्वेश्चन देखेंगे। खेत में फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है? अड़वो, बिजुका, बिदकना और उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको सही विकल्प बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए खेत में जो किसान होते हैं वो फसल की रक्षा करने के लिए, पशु पक्षियों से रक्षा करने के लिए मानव जैसे एक आकृति बनाकर खड़ी कर देते हैं। उसको राजस्थानी भाषा में अड़वो भी कहते हैं, बिजुका भी कहते हैं और बिदगना भी कहते हैं। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है आपका वो प्रश्न संख्या 13 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो आपके 14वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य निषेधात्मक है? निषेधात्मक अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं उसमें आपको देखना है कि इनमें से जो निषेधात्मक प्रकार है एक, वो कौन सा वाक्य रहेगा? भूपेंद्र खेलता है, नीता घर पर नहीं है, भगवान करे तुम्हारा भला हो और वर्षा तुम गाना गाओ। तो बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य है? तो मित्रों भूपेंद्र खेलता है ये एक विधानवाचक वाक्य है। यहाँ पर किसी विशेष भाव की हमें विशेष भाव नज़र नहीं आ रहा है। नीता घर पर नहीं है मतलब मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, अतः ये एक निषेधात्मक वाक्य है। भगवान करे तुम्हारा भला हो, यहाँ पर ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है साथियों। और वर्षा तुम गाना गाओ, ये एक आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। मित्रों 15वां क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो 3 प्रकार होते हैं,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर मिश्र है। तो पहला विकल्प है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सीमा पढ़ाई करती है और मीना काम करती है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको सिर्फ उस विकल्प का ही चयन करना है जो कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। साथियों, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, ये एक सरल या साधारण वाक्य है। सीमा पढ़ाई करती है और मीना काम करती है, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो सभी वाला गलत हो गया। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, यहाँ पर ये प्रथम वाक्य जो है ये एक मिश्र वाक्य है। साथियों, प्रथम विकल्प आपका सही है 15वें क्वेश्चन में, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। यहाँ पर एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। साथियों, प्रथम विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में है। तो एक वचन और बहुवचन का जो आपके टॉपिक होता है, इसमें से 4 विकल्प है, भाग्य, हस्ताक्षर, अंगूठी और होश। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक वचन में आपको नजर आ रहा है। देखिएगा, यहाँ राइट आंसर है अंगूठी। अंगूठी शब्द एक वचन शब्द है, अंगूठियाँ इसका बहुवचन बन जाएगा। होश, होश बिल्कुल बहुवचन है। भाग्य बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है। भाग्य, हस्ताक्षर, होश, प्राण, आंसू, दर्शन, ये सब शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर 3 ही सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। पूरे ही 30 प्रश्न करके जाइएगा, मज़ा आएगा। एक बिल्कुल ईमानदारी से आप यहाँ पर बता करके जाना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। साथियों, 25 किए तो बिल्कुल तैयारी लाजवाब है। एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन के लायक तैयारी हो रही है वर्तमान में, लेकिन इसको जारी रखना होगा। मोहिनी हिंदी पढ़ रही है, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से काल है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर मोहिनी हिंदी पढ़ रही है, इसमें क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है बताइएगा। 17वें क्वेश्चन में सही विकल्प देखिए, पढ़ रही है मतलब वर्तमान में क्रिया जारी है, और जहाँ पर क्रिया वर्तमान में जारी रहती है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। को कैसा होता है वो? अपूर्ण मतलब वर्तमान में क्रिया पूर्ण नहीं है बल्कि चल रही है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो 18वां क्वेश्चन साथियों, 18वां क्वेश्चन शिक्षण से संबंधित है। अब प्रश्न देखो, ग्रामर के हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन आज मैंने शिक्षण के सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ पर कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है? 18वां क्वेश्चन है आपका, सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। कविता शिक्षण में देखो कौन सी प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो, व्याख्या प्रणाली का तो सभी जगह उपयोग किया जाता है। व्याख्या प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि कविता का अर्थ, कविता की व्याख्या कौन कर देगा? शिक्षक व्याख्या कर देगा। अर्थबोध प्रणाली, गीत और सूत्र। साथियों, गीत प्रणाली तो बिल्कुल कविता की ही होती है। अब यहाँ पर सूत्र या अर्थबोध, मित्रों राइट आंसर है सूत्र प्रणाली, क्योंकि सूत्र प्रणाली तो भाई गणित शिक्षण में ज़्यादा यूज की जाती है। कविता में कहाँ सूत्र प्रणाली यूज करेंगे? नहीं कर सकते। अर्थबोध मतलब उसका अर्थ तो बताया जा सकता है, लेकिन सूत्र प्रणाली का तो आप कैसे भी कविता शिक्षण में उपयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से पढ़ना। आपको इस प्रश्न में चारों ही विकल्प सही दिखेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी, लेकिन आपको किसी एक ही विकल्प का चयन करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि दो क्वेश्चन, एक जो प्रश्न है उसमें अगर 2 विकल्प सही है तो दोनों को राइट कर दिया, दोनों की जगह गोले भर दिए, फिर तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। हो तो 2 गोले थोड़ी भरना है, गोला तो सिर्फ एक ही भरना होता है, भले 4 ही राइट हो। तो यहाँ पर आप जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका चयन करना है साथियों, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मतलब होता है स्वर के सहित किया गया वाचन, सस्वर वाचन कहलाता है, जिसको अध्यापक भी करता है और जिसको छात्र भी करते हैं। देखिए, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जो उनके पढ़ने संबंधी झिझक है वो दूर हो सके, इसलिए सस्वर वाचन करवाया जाता है। इसका ये मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। दूसरा विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है।
आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो मित्रों 20वां क्वेश्चन आपके आता है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं जिनका निर्माण शिक्षक करता है, जो मौखिक रूप से लिए जाते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं, या जो प्रेमापीकृत होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय परीक्षण कौन से होते हैं साथियों? जो परीक्षण परमापीकृत होते हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। परमापीकृत का मतलब होता है मान्यता प्राप्त जो बोर्ड या एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं वो होते हैं परमापीकृत परीक्षण। चौथा विकल्प आपका सही है 20वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो चलिए देखते हैं 21वें क्वेश्चन को। हिंदी शिक्षण में भाषाई कुशलता प्राप्त की जा सकती है रटकर, सार्थक अभ्यास द्वारा, अनुकरण की कुशलता से और व्याकरण के नियमों से। तो भाषाई कुशलता यदि आपको प्राप्त करना है, यहाँ पर आपको रटकर तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सकते। एक तो बिल्कुल ही नेगेटिव विकल्प होता है हमेशा हर प्रश्न में, तो उसको तो आप बिल्कुल ही एक तरफ रख दिया करो। अब आपके सामने 3 विकल्प बचे हैं, सार्थक अभ्यास, अनुकरण की कुशलता और व्याकरण के नियम। इन तीनों में से सबसे बेस्ट विकल्प बताना है साथियों। अब यहाँ पर अनुकरण की कुशलता भी कमजोर दिख रहा है थोड़ा, सार्थक अभ्यास और व्याकरण के नियम हमें ऐसा लग रहा है कि भाई यार ये हो सकते हैं। देखो कुशलता यदि आपको प्राप्त करनी है तो भाषाई कुशलता आप सार्थक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, कई सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन भले ही वो उसके व्याकरण के नियम नहीं जाने फिर भी वो उस चीज़ को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। लेकिन किस कारण बोल सकते हैं? सार्थक अभ्यास उनका हो चुका होता है साथियों। वो उस चीज़ के बारे में, उस भाषा के बारे में बहुत ही अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, इसलिए भाषाई कुशलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा ही विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चौथा सही है तो इसके लिए कमेंट कर सकते हो, बट मेरा आंसर यहाँ सेकंड ही है और बुक के अनुसार भी सेकंड ही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां क्वेश्चन, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य, कहानी, गद्य और नाटक। श्रोता मतलब सुनने वाले जो लोग होते हैं उनके मनोभावों, मन के भावों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली साहित्यिक विधा होती है पद्य। पद्य का मतलब यहाँ पर किससे लिया जाएगा? कविताओं से लिया जाएगा, दोहों से लिया जाएगा, मतलब जिसमें सुर, लय, ताल, यति, गति का ध्यान रखा जाता है, गाकर के जिसको बोला जाता है साथियों वो होता है पद्य शिक्षण। प्रथम विकल्प सही है 22वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन, कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? अभिनय, दीपावली का लेख, कहानी कथन और संवाद। मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन जो नहीं है उसको आपको देखना है। तो मित्रों संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत, तो बिल्कुल संवाद मौखिक रूप से होता है। कहानी कथन, कथन मतलब कहानी को कहा जा रहा है, कहा जा रहा है तो वो भी मौखिक हुआ। अभिनय, अभिनय भी मौखिक रूप से किया जाता है, ठीक है। लेकिन दीपावली का लेख, लेख का मतलब लिखने से लिया जाएगा। तो साथियों दीपावली पर यदि निबंध लिखोगे तो मौखिक का हुआ, फिर वो भाव, वो लिखित भाव प्रस्तुति का साधन है। किसका साधन है? ये लिखित रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प 23वें क्वेश्चन में सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन, प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापकों को सुनता है, वार्तालाप सीखता है, विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और पाठ को सुनने के लिए। तो साथियों प्रस्तावना क्यों करवाई जाती है? प्रस्तावना के रूप में जो वार्तालाप किया जाता है उससे बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों करवाया जाता है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? 24वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद में सुबह 8 बजे NCERT की जो पुस्तक है साइकोलॉजी की कक्षा 12 की, वहाँ से प्रश्न लेकर आया हूँ बिल्कुल नवीन तथ्यों के साथ, नवीन जानकारी के साथ। जरूर अटेंड करिएगा साथियों उस टेस्ट को भी। तो यहाँ पर प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो पूर्व ज्ञान उनका होता है उसके आधार पर ही प्रश्न बनाए जाते हैं और छात्रों से वो प्रश्न पूछेंगे जिनके बारे में वो जानता है, तो उसकी रुचि ऑटोमेटिक उस चीज़ में जुड़ जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ें तो मुझे मालूम है, और धीरे धीरे हम प्रकरण की ओर बढ़ते जाएंगे साथियों। थर्ड विकल्प 24वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर।
तो 25वां क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला है भाषा उपकरणों से युक्त कक्ष, भाषा शिक्षण कक्ष, भाषा उद्बोधन कक्ष, भाषा निर्देशन कक्ष। किसको भाषा प्रयोगशाला कक्ष कहा जाएगा? बताइएगा प्रश्न संख्या 25 में विकल्प कौन सा सही है। तो मित्रों 25वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा भाषा उपकरणों से युक्त जो कक्ष होता है उसको ही भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों 25वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, 30 क्वेश्चन है तो 25 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो पूरा करना ही होता है मुझे। 25 मिनट के आसपास वीडियो बनता है, प्रश्न 30 है, जबकि एग्जाम में आपको इन 30 प्रश्नों में मात्र 15 या 10 मिनट का टाइम लेना है। हिंदी में तो, संस्कृत में भी 15 मिनट का टाइम लेना है, पर्यावरण में भी 15 मिनट का टाइम लेना है। मतलब पर्यावरण, संस्कृत और हिंदी 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर पूरे हो जाना चाहिए, तभी है ना आप साइकोलॉजी, मैथ्स और शिक्षण विधियों के लिए अच्छे से टाइम निकाल पाओगे साथियों। 26वां क्वेश्चन, गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन कब शुरू किया जाता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6। तो नॉर्मली अगर प्रश्न पूछा जाता है, रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, मौन वाचन कब शुरू किया जाता है, तो वहां पर तो राइट आंसर क्या था? कक्षा 3। लेकिन अगर प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण कर दिया जाए, तो वहां कक्षा 3 नहीं होगा, बल्कि गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन कक्षा 6 से शुरू किया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है 26वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं, सबके पास टीवी नहीं होता, हमारे देश में बिजली की कमी है और अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं अपर्याप्त है। तो बताइएगा दूरदर्शन के माध्यम से यदि हम बच्चों को शिक्षण करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा दोष क्या माना जाएगा? सबसे बड़ा दोष माना जाएगा साथियों, देखो ये नॉर्मली चीज़ें होती है, टीवी नहीं है, बिजली की कमी है, सुविधाएं अपर्याप्त, ये चीज़ें नहीं। सबसे बड़ी कमी क्या है? क्योंकि विद्यार्थी इसमें शिक्षक के साथ डायरेक्टली संवाद नहीं कर पाते हैं। हाँ, हालांकि वर्तमान में तो जैसे यूट्यूब पे हुआ तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दिया जाता है, लेकिन साथियों ये वर्तमान प्रणाली है। दूरदर्शन में ऐसा नहीं होता था कि आप जैसे डीडी नेशनल पे कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उनसे बातचीत की, नहीं सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, कि ये समझ में नहीं। अभी तो आप कमेंट कर देते हो कि हमें सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर ये होना चाहिए, हमें इस प्रश्न में डाउट है, इसका ये भी तो हो सकता है। ये चीज़ें मेरे पास पहुंच जाती है। लेकिन दूरदर्शन की बात अलग है, ये दूरदर्शन नहीं है साथियों, ये बहुत ही एक तरह से यूँ मानो लास्ट के 2-3 सालों से ही चली है ये चीज़। पहले यूट्यूब से कोई नहीं, यूट्यूब एक तरह से मनोरंजन का साधन पूर्ण रूप से समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में एजुकेशन में काफ़ी कुछ विकास हुआ है यूट्यूब से। तो चलिए यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 28वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में आरंभ में केवल चित्र ही क्यों दिए होते हैं? अक्षर ज्ञान सीखने के लिए, चित्रकला सीखने के लिए, वार्तालाप सीखने के लिए और रंगों का ज्ञान कराने के लिए। तो प्राथमिक स्तर, छोटा स्तर कक्षा 1 से 5, पहली कक्षा, उसमें भी कक्षा 1 में जो किताबें होती है उसमें आरंभ में, आरंभ मतलब जब किताब की शुरुआत होती है, चित्र देते हैं। तो चित्र देने का मुख्य कारण क्या है? कि उनको चित्रकला सिखानी है? बिल्कुल गलत बात। रंगों का ज्ञान कराना है? नहीं। अक्षर ज्ञान भी नहीं साथियों, बल्कि वार्तालाप सीखने के लिए। चित्रों के माध्यम से बच्चे वार्तालाप सीख जाते हैं साथियों, क्योंकि चित्र ही बिल्कुल इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। उन बच्चों का स्तर, जो स्तर है उस स्तर को देखते हुए ही वो चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से ही बच्चे वार्तालाप सीखे, इस प्रकार से वो चित्र होते हैं। यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है 28वें में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29 को, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता पोषित करना और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। बड़ा ही उलझा हुआ क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि चारों ही विकल्प सही है वैसे तो, लेकिन बेस्ट आंसर अगर आपको देना है तो फिर बेस्ट आंसर इस प्रश्न को समझ करके दीजिएगा। राइट आंसर है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता पोषित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है भाषा शिक्षण की प्राथमिकता। बोलकर पढ़ना भी उच्च प्राथमिक
स्तर पर सीखेगा क्या, प्राथमिक पर क्या कर रहा था, तो फिर इसलिए ये गलत। कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशल का विकास उच्च प्राथमिक पर किया जाएगा क्या, नहीं, श्रवण कौशल तो पहले हो जाता है, ये भी गलत। चित्रांकन क्षमता का विकास करने के लिए नहीं, मुख्य ये प्राथमिकता नहीं होती है, बल्कि जो रचनात्मकता है, जो मौलिकता है वो पोषित हो, वो और आगे बढ़े, ये प्राथमिकता होती है साथियों। थर्ड विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यार अगर वीडियो को लाइक अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। आप शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साथियों। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आपको लगता है कि यार ये चैनल हमें सही चीज़ें नहीं दे रहा है, तो अभी आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेहनत की जा रही है हमारे लिए, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश से ज्ञान अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों की पढ़ाई आसान भाषा में कराई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए और बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प सही है। मित्रों सही विकल्प है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब उनका आसपास का जो वातावरण है उससे अगर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और अगर वातावरण समृद्ध है, समृद्ध का मतलब क्या हुआ, जहां वो आसानी से ज्ञान को अर्जित कर सके, तो बिल्कुल उनको आप समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं, वो बड़ी आसानी से उस चीज़ को सीख जाएंगे। इसलिए थर्ड विकल्प ही सही है साथियों 30वें क्वेश्चन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। सुबह 8 बजे वाले वीडियो में मिलते हैं NCERT क्लास 12 का साइकोलॉजी का, बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत कुछ वहाँ तो हर सब कुछ ही नया सीखोगे आज। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे वाले वीडियो में।